मोमेंट ऑफ फोर्स को, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर रोटेटरी मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं। अब जैसे एक हम एक रूलर ले ले, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जरा उसको समझ लेते हैं। ये यूनिफॉर्म मीटर रूल है, ठीक है। यहां पर इसको पाइवोट किया गया है या यहां पर इसको हिंज्ड किया गया है, इसको फलक्रम भी बोलते हैं। तो कुछ ये वर्ड्स हैं, आप बहुत फैमिलियर रहिए, इसलिए मैं बार बार इनका यूज कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन में बार बार आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां से इसको फिक्स कर दिया गया है, तीन फोर्सेस यहां पर लग रहे हैं, एक 50 GF का, 40 GF का, 20 GF का, या भी 50 GF, 40 GF और 20 GF। ये वाले फोर्सेस इसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कराना चाह रहे हैं, इसको रोटेट कराना चाह रहे हैं, और ये फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कराना चाह रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहे हैं। और हम किसी भी फोर्सेस जो एक बॉडी पर अप्लाई हो रहे हैं, हम उसकी डिस्टेंस देखते हैं पाइवोटेड एंड से। मैं बता चुका हूं, पाइवोटेड एंड से लाइन ऑफ एक्शन, एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन, ये अगर यहां से एक लाइन खींच दे तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट करेगी, उस एक्सिस और उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर इस फोर्स के कारण जो इस बॉडी में मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा, अगर हमें वो निकालना है, तो ये पाइवोटेड एंड से और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ऐसे सभी फोर्सेस के लिए करेंगे अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये डिस्टेंस है, इस जहां ये इस पॉइंट के डिस्टेंस है पाइवोटेड एंड से 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस पॉइंट के डिस्टेंस है पाइवोटेड एंड से 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली इस पॉइंट के डिस्टेंस है पाइवोटेड एंड से 6 सेंटीमीटर। और सिमिलरली इस तरफ भी वही 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हमने सारे, अब हमें ये देखना, अब इसे अगर हमने निकालना है कि इस पर नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स किधर लग रहा है, यानी ये किधर इन सभी फोर्सेस के कारण ये बॉडी अंततः किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो रिजल्टेंट अगर हम निकालना चाहें तो ये जो है ये सारे एंटी क्लॉकवाइज हैं। हम नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अभी हम पता करना चाह रहे हैं, अभी यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये बैलेंस है। हम नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल कर ये भी पता कर सकते हैं कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो हमने निकाला सारे मोमेंट ऑफ फोर्स इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण, इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण, इस पर्टिकुलर फोर्स के कारण, तो ये सारे मोमेंट ऑफ फोर्स आ गए। सिमिलरली यहाँ पर भी सारे मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लिए। तो अगर हम देखें तो 150 प्लस 200 प्लस 120, ये कितना हो गया 270 प्लस 200 कितना हो गया 470। टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया 470 का। और सिमिलरली यहां देखें तो वही 470। तो जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, वो मूवमेंट ऑफ फोर्स है 470, और जो इसको क्लॉकवाइज मूव कराना चाह रहा है वो भी है 470। यानी जो इधर घुमाना चाह रहा है और जो इधर इसको रोटेट कराना चाह रहा है, वो दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेज हैं, बट इन इक्वल अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेज हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सवाल है, क्या ये मीटर रूल कहीं भी मूव करेगा? नहीं करेगा। ये बैलेंस्ड है क्योंकि नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स जो हो गया वो 0 हो गया। अगर इनको प्लस कर दें तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। तो जब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स के बराबर हो जाता है, तो बॉडी किस में आ जाती है? इक्विलिब्रियम में आ जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, या तो क्वेश्चन में बोला होगा कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तब आप ये पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, या कहेगा कि बॉडी में नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स पता करिए। तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स पता करने के लिए भी आपको सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने होंगे और सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने होंगे। यही था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अब थ्योरी तो हमने पढ़ ली, समझ ली, क्वेश्चन करते हैं तो उससे हमें और कॉन्फिडेंट और थ्योरी का नॉलेज और बढ़ता है, और डिटेल नॉलेज हमें थ्योरी का मिलता है जब हम क्वेश्चन में उसी थ्योरी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हालांकि मैं इसके अलग से क्वेश्चन ICSE सलीना के जो भी
चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ इस पर्टिकुलर थ्योरी का फील देने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने कर। तो बच्चों, हम चर्चा कर रहे थे फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स क्लास 10 फिजिक्स के पहले चैप्टर में कि इक्विलिब्रियम स्टेट बॉडी की क्या होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट बॉडी की वो स्टेट होती है जिसमें उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस और सारे मोमेंट ऑफ फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो होता है। अगर सारे फोर्सेस जो एक बॉडी पर लग रहे हैं उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, उन सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो हो जा रहा है और बॉडी पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, तो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट में ना तो कोई चेंज आएगा और ना ही स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज आएगा। और ऐसी स्टेट को कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये बुक मेरे हाथ में है, अब इस बुक को मैं इस हाथ से इधर खींच रहा हूं और इस हाथ से इधर खींच रहा हूं और दोनों को सेम फोर्सेस से खींच रहा हूं, तो ये बॉडी बिल्कुल ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, क्योंकि ये फोर्स इसको इधर ले जाना चाह रहा है और ये वाला फोर्स इसको इधर ले जाना चाह रहा है। दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस हैं, बट डायरेक्शन इनके अलग अलग होने के कारण इनका कोई भी रिजल्टेंट इफेक्ट इस बुक पर नहीं लग रहा है, जिसके कारण इस बुक की स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए ये बुक जो है वो इक्विलिब्रियम में है। और ऐसे इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो इसी को कहते हैं नेट फोर्स जो होना वो जीरो होना, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, जिसके कारण बॉडी पर फोर्स लगते हुए भी उस बॉडी को कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। इसी सफर में आगे बढ़ते हुए हम अब पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है, मूवमेंट का सिद्धांत क्या कहता है, इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देन सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स हैं जो एक बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी मूवमेंट ऑफ फोर्स हैं जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहे हैं, उनका सबका सम बराबर होता है सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। किसके बराबर होता है? वो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहे हैं उनके सम के बराबर। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स बराबर होगा सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। इक्विलिब्रियम में होगा तो वर्ड आएगा कि बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड वर्ड सुनाई देगा, या हॉरिजॉन्टल रखना होगा। ये वर्ड जो होंगे आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो अब आप सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स को बराबर कर सकते हैं सारे क्लॉकवाइज। तो एक क्वेश्चन है 2011 का बोर्ड का क्वेश्चन है कि एक रेंच है, यह है 0.4 मीटर और इस पर एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है 150 न्यूटन का, और यहां पर ये डिस्टेंस नहीं दी हुई है और इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है 60 न्यूटन का। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, रेंच वही है, फोर्स अलग अलग। तो यहाँ पर हम मूवमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये यहाँ से फिक्स है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसके बीच की डिस्टेंस है और 150 न्यूटन इसका फोर्स है, 0.4 इस पर लगने वाला, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट हटा, 0 बढ़ा, यहाँ से आया 15 4 60 न्यूटन मीटर इस पर मूवमेंट ऑफ फोर्स आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर फोर्स को कम कर दिया जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मोमेंट ऑफ फोर्स वही रखना है तो अगर एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या एक चीज को कम करेंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 150 से यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कम हो चुकी है तो मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा 60 न्यूटन ही है, फोर्स हमारा 60 हो गया है और डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस हो जाएगा 60/60
कैंसल आउट हो गए, डिस्टेंस आ गई 1 मीटर। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डिस्टेंस कितनी थी 0.4 मीटर और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो चुकी है 1 मीटर। तो सेम मोमेंट ऑफ फोर्स रखेंगे तो एक को बढ़ाना, अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, या दूसरे को बढ़ा रहे हैं तो पहले वाले को कम करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन रहा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। एक नट को खोलना है जिसमें रेंच की लंबाई दे रखी है, लेंथ ऑफ रेंच दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और फोर्स जो उस पर लीस्ट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, लीस्ट फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 2 न्यूटन का। तो हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 2 न्यूटन का, सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा 0.2 मीटर। तो 0.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल हटाएंगे, 0 डेसिमल हटा देंगे, 2 2 जा 4 बाई 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 न्यूटन मीटर हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स। ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे करते हैं कि एक यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया है। यूनिफॉर्म मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर रूल के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आज ध्यान से समझ लीजिएगा। यूनिफॉर्म मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब है ये जो मीटर रूल है वो 100 सेंटीमीटर का है, 0 सेंटीमीटर। और ये जो पाइवोट किया गया है वो 50 सेंटीमीटर पर इसको फिक्स किया गया है, 50 सेंटीमीटर पर फलक्रम लगाया गया, 50 सेंटीमीटर पर। तो और कह रहा है एक फोर्स जो है वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर रखा गया, मतलब 10 सेंटीमीटर यहां से, पाइवोट एंड से नहीं, 20 kgf का, केजी का, 20 kg का। और ये है फलक्रम, फलक्रम है ये फलक्रम है 30 kg का, 70 सेंटीमीटर पर यहां रखा गया है। तो हमें बताना है इस पे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है। तो ध्यान दें, यूनिफॉर्म मीटर रूल में रूलर का भी वेट अप्लाई होता है, weight of ruler is also considered। लेकिन आप यहां देखेंगे कि वेट तो लग रहा है, इस वेट के कारण भी अधिक और बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको वेट को कंसिडर करना ही पड़ेगा। लेकिन खास बात इसमें यह है कि इसमें वेट इसका कंसिडर इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका वेट जो लग रहा है वो जस्ट पाइवोटेड एंड पर ही लग रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म मीटर रूल का जो वेट अप्लाई होता है वो उसके मिड पॉइंट पे अप्लाई होता है। ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म मीटर रूल का जो वेट अप्लाई होता है वो वेट अप्लाई होता है उसके मिड पॉइंट पे। तो यूनिफॉर्म मीटर रूल 100 सेंटीमीटर का है, तो इसका जो वेट अप्लाई हो रहा होगा वो 50 सेंटीमीटर पर अप्लाई हो रहा होगा। लेकिन खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में फलक्रम भी कहां पर है, मिड पॉइंट पर ही है। आपने जब मोमेंट ऑफ फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने ये बताया था कि दरवाजे के फिक्स्ड एंड पाइवोटेड एंड पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो कोई भी रोटेटरी मोशन अप्लाई नहीं होगा, और ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ फोर्स लाइन पाइवोटेड एंड से पास हो जाए उसमें भी कोई भी रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर फोर्स आप ऐसे डायरेक्शन में लगा रहे हैं कि जिसकी लाइन ऑफ एक्शन पाइवोटेड पॉइंट से पास हो जाए तो उस डायरेक्शन में उसमें कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो जैसे यहाँ इस मार्कर को मैं फिक्स कर दूं और यहाँ से मैं इसको फोर्स लगाऊं तो क्या रोटेट होगा? नहीं, क्योंकि ये फोर्स है और अगर यहाँ से एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करें तो वो कहाँ से पास हो जा रही है, पाइवोटेड एंड से। पर जब तक लाइन ऑफ एक्शन पाइवोटेड एंड से पास होगी तब तक बॉडी में कोई भी रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। वहीं जबकि यहाँ से अगर इसको अप्लाई करो तो रोटेट करेगा कि ये लाइन ऑफ एक्शन जा रही है जो कि पाइवोटेड एंड से पास नहीं हो रही। तो ये आपको देखना है। अब इसमें नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स अगर हम अप्लाई करें तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें तो ये
ये 20 kgf इस रूलर को इधर की तरफ रोटेट कराना चाहेगा और 30 gf इसको इधर की तरफ रोटेट कराना चाहेगा। और ये जो रूलर का वेट है वो तो इसमें कोई एक्शन कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये पाइवोटेड एंड पर ही अप्लाई हो रहा है, तो इसका इफेक्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर अगर देखें ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स हो गया, एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो कितना है 20 kg का, kgf इंटू, अब ये जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है वो यहां से ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, लेकिन फलक्रम से इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। तो फलक्रम कहां पर है 50 सेंटीमीटर, 50 माइनस 40, तो 50 माइनस 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 kgf इंटू 50 माइनस 10 यानी 40, तो ये हो जाएगा 800 kgf सेंटीमीटर, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें तो वो भी हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है 30 kgf का, और डिस्टेंस देखेंगे तो ये तो होगी 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी फलक्रम से इस पर्टिकुलर पॉइंट की, इस पर्टिकुलर पॉइंट की फलक्रम से डिस्टेंस अगर निकाले तो 70 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 30 kgf इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 600 kgf सेंटीमीटर, वो नेगेटिव आ जाएगा क्लॉकवाइज नेगेटिव। और नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम निकालें, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम निकालें तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, कितना हो जाएगा 800 माइनस 600 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 kgf सेंटीमीटर। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स आया पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज ये रूलर मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम नेट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। क्या बात क्लियर है? एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है इसमें, एक फोर्स यहां पर अप्लाई हो रहा है 5 न्यूटन का, यहां फलक्रम है, इस पॉइंट की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, और यहां एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ऊपर की तरफ, और वो भी कितना है 5 न्यूटन का। तो हमें बताना है कि इस पे नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा। तो हम देखें नेट मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए हमें निकालना होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स और क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, अब इसको ये देखिए, ये कहाँ रोटेट कराना चाह रहा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है 5 न्यूटन का, और सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, यानी ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर पॉजिटिव। अब इसको देखा जाए तो ये इसको कहाँ रोटेट कराना चाह रहा है, तो ध्यान दीजिए ये भी इसको कहाँ रोटेट कराना चाह रहा है, इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको इधर रोटेट कराना चाह रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कराना चाह रहा है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है। और क्योंकि उतनी ही डिस्टेंस है तो ये वाला फोर्स भी जो कितना आ जाएगा वो भी 2.5 न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अगर हम निकालेंगे तो इन्हीं दो फोर्सेस को ऐड कर दें, 2.5 ये हो गया 5 न्यूटन मीटर। तो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स इस पर लग रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्सेस इसको कहाँ घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। क्या बात क्लियर है? एक यूनिफॉर्म मेजर रूल है,
जिसका फलक्रम जो है वो 30 सेंटीमीटर पर, और एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस एंड पर 20 GF का, और यहां पर और ये कहा गया है कि हमें वेट ऑफ रूलर निकालना है, वेट ऑफ रूलर निकालना है, कितना होगा। तो देखिए फलक्रम जो है पाइवोटेड एंड हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो फलक्रम जो है वो हमेशा 50 सेंटीमीटर पर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रूलर के मिड पॉइंट पर हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये 0 सेंटीमीटर हो गया, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन रूलर का वेट जो अप्लाई होगा वो हमेशा और हमेशा 50 सेंटीमीटर पर ही अप्लाई होगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये आपको बहुत जरूर ध्यान रखना है कि वेट ऑफ रूलर जो होगा वो हमेशा 50 सेंटीमीटर पर ही अप्लाई होगा। अब हमें निकालना है कि वेट ऑफ रूलर निकालना है, तो वेट ऑफ रूलर निकालने के लिए वेट ऑफ रूलर निकालने, और कहा गया है कि ये बैलेंस्ड है, ये क्या है, बैलेंस्ड है, रूलर जो है बैलेंस्ड है। तो वेट ऑफ रूलर निकालिए, तो जब अगर बैलेंस बोल दिया इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, रूलर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब ये देखेंगे तो कहाँ मूव कराना चाहेगी इसको, एंटी क्लॉकवाइज, और रूलर का वेट को कहाँ मूव कराना चाह रहा होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज भी एक ही फोर्स है, क्लॉकवाइज भी एक ही फोर्स है। तो इसलिए हम पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लें कि 20 GF यहाँ ये देखे, तो क्योंकि ये 0 सेंटीमीटर पे है तो इसके बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। अब रूलर का जो वेट अप्लाई हो रहा है वो फलक्रम से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये 50 है और ये 30 पर है, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो यहां से हम निकालें तो 20 GF इंटू 30 इज इक्वल टू वेट ऑफ रूलर क्लॉकवाइज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 20। तो वेट ऑफ रूलर हमें निकालना है, तो 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, तो वेट ऑफ रूलर कितना आ गया, 30 GF, 30 GF आ गया, वेट ऑफ रूलर कितना आ गया, 30 GF। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एक बार अगर आप थ्योरी को समझ गए, कॉन्सेप्ट को समझ गए, कॉन्सेप्ट में क्या है, जब भी आपको बैलेंस्ड बोल दे, इक्विलिब्रियम बोल दे, तो बस आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस कर देना है, ये पर्टिकुलर कंडीशन लगा देनी है। नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स लगा कहे तो नेट मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस निकालने हैं, सारे क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्सेस सारे निकालने हैं, फिर रिजल्टेंट उनका निकाल लेना है। यही 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।